नमस्ते बच्चों। आज हम पाठ 10वां यानी पाठ क्रमांक 10 ठेस ये पाठ देखेंगे। यह एक कहानी है। इस कहानी के लेखक है फणेश्वरनाथ रेणु जी। तो यह एक आंचलिक कहानी है। विधा कौन सी है? यह आंचलिक कहानी। तो पहले हम लेखक का परिचय देखेंगे और इसके बाद हम इस कहानी की ओर चले जाएंगे। फणेश्वरनाथ रेणु जी का जन्म 1921 पूर्णिमा बिहार में हुआ और उनकी मृत्यु 1977 में हो गई है। हिंदी कथा का रूप बदलने वाले में से एक रेणु जी है। तो साथ ही साथ रेणु जी ने कहानियां और उपन्यास लिखे हैं। तो उनके जो कई लेखन है उनमें से आंचलिक जीवन की बहुत सारे रेखाएं उन्होंने लिखी है। तो प्रेमचंद जी के बाद हिंदी साहित्य का जो प्रसिद्ध लेखक है प्रेमचंद जी, तो प्रेमचंद जी के बाद उपन्यासकार के लिए उनका नाम जोड़ा जाता है। रेणु जी के कहानियां और उपन्यास में आंचलिक जीवन की धुन, गंध, लय, ताल, सुर, सुंदरता, कुरूपता स्पष्ट रूप से हमें दिखाई देती है। उनकी भाषा शैली में जादुई असर मिलता है हमें। फणेश्वरनाथ रेणु जी से पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो आज हम फणेश्वरनाथ रेणु जी की जो कोई रचनाएं हैं उनके बारे में हम देखेंगे। महिला अंचल, प्रतिपरी कथा, जुलूस, ये उनके प्रसिद्ध उपन्यास है। एक आदमी, रात्रि की महक, ठुमरी, अच्छा आदमी, ये उनके कथा संग्रह है। साथ ही साथ उन्होंने एक संस्मरण लिखा है, ऋण जल धन जल, एक संस्मरण लिखा है। नेपाली क्रांति कथा उन्होंने लिखी है और कई रिपोर्टाज भी उनके प्रसिद्ध है। तो यह हो गया लेखक का परिचय। तो हमें इस ठेस कहानी द्वारा क्या सीख मिलती है, क्या सीखना है? तो इस कहानी में लेखक ने हमें यही बता दिया है, कलाकार जो होता है वो किसी जाति धर्म का नहीं होता, उसे धर्म नहीं होती, उसे जात नहीं होती, जाति और वर्ण का भी नहीं होता है। उसे अपनी कला पर अभिमान होता है। वह स्वाभिमान के मूल्यों को समझाता है और उसकी रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहता है। कोई भी कलाकार हो, चाहे वो शिक्षक हो, अभिनेता हो, गायक हो, सिने अभिनेता हो, कोई भी कलाकार हो, वो अपनी जो स्वाभिमान है अपना, इस स्वाभिमान को जताने के लिए, उसके मूल्यों की रक्षा करने के लिए वह सदैव तत्पर रहता है। जाति या धर्म के नाम पर जब उसके स्वाभिमान पर कोई आघात होता है तो उसे यह बर्दाश्त नहीं होता है। मानो आप एक छात्र है, आप एक कलाकार है, आपको किसी ने कहा कि आपको कोई लिखना पढ़ना नहीं आता, आप कोई अच्छी तरह से पढ़ाई नहीं करते, आप होशियार है, फिर भी आपको लोग ऐसा बोलते हैं, तो आपके मन पर एक आघात होता है, यानी आपके मन को ठेस लगती है। आप समझ गए ठेस का अर्थ क्या होता है? तो इस प्रस्तुत कहानी में ठेस, ये एक पूरक पठन है। इस प्रस्तुत कहानी में एक पात्र है, उसका नाम है सिरचन। एक ग्रामीण कलाकार का वर्णन किया गया है। एक कलाकार है, तो वो कलाकार क्या है, वो क्या बनाता है? कोई वो गायक नहीं, कोई वो संगीतकार नहीं है। कला तो बहुत सारी होती है, कोई हस्तकला होती है। तो वैसा ही एक कलाकार है जो मोती घास और पटेर की रंगीन शीतल पट्टी यानी चटाई, बांस की तिलियों की झिलिमिली चीख, सतरंगे डोर के मोढ़े, भूसी चुन्नी रखने के लिए मूंज, इस रस्सी के बड़े बड़े जाल के सूखे पत्तों की छतरी टोपी आदि वस्तुएं बनाते हैं। ये मैंने जो नाम लिए है ना, ये शायद आपको कहाँ देखने को मिलते हैं? तो यहाँ आप महाबलेश्वर की जगह जैसे कोई प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है, वहां आप दिखाए जाते हैं तो आपको घास से बने हुए, बांबू से बने हुए वस्तु दिखाई देते हैं।
हाँ, तो ये सारी वस्तु, चटाई होती है, टोपी होती है, सारी वस्तु ये सिरचन बनाता था और ये चीजें बनाने में वही निपुण था। वे वस्तुएं बनाकर अपनी उपजीविका का जो साध्य है वो उपजीविका कमाता था। स्वाभिमानी होने के कारण वह हर परिस्थिति में अपने स्वाभिमान की रक्षा करता था। ऐसा यह सिरचन है। तो इस सिरचन के बारे में आपको जाना है तो फिर मैं एक बार आपको ठेस के बारे में बताना चाहता हूँ। ठेस यानी कोई व्यक्ति हो, कोई कलाकार हो, कोई कारागिर हो, कोई स्त्री हो या पुरुष हो, उसके स्वभाव स्वाभिमान को किसी ने दुख पहुंचाया तो उसके मन को यानी उसके दिल को जो आघात होता है, जो प्रहार उसके मन पर होता है, जो उसे दुख होता है, उसे जो अनुभव, बुरा अनुभव होता है, वह उसे ठेस कहते हैं। तो ठेस इस कहानी में रेणु जी ने एक ऐसे ही कलाकार की जानकारी आपको बता दी है। तो आप किताब खोलिए और किताब का पाठ क्रमांक 10 पन्ना क्रमांक 42 आपको खोलना है। तो पहले आपको क्या करना है, इस पाठ का एक एक परिच्छेद का आपको मुखर वाचन करना है। बाद में मैं आपको जो कोई कठिन शब्द है उसके अर्थ बताऊंगा। इस परिच्छेद में जो कोई मुहावरे आएंगे उसका हम सरल अर्थ देखकर वाक्य में प्रयोग भी करेंगे। ठीक है, तो पहले आपको इस मुखर वाचन करना है। थोड़ी देर के लिए मैं आपको समय देता हूँ, आप मुखर वाचन करिए। बाद में हम एक साथ, पहले मैं आपको मुहावरा बताऊंगा सब, इस पाठ में जितने होंगे सब, और बाद में आपको कठिन शब्द परिच्छेद के साथ आपको देखना है। तो मुखर वाचन आपको करना है, तो करिए मुखर वाचन। ठीक है, तो देखिए पन्ना क्रमांक 42 शुरुआत होती है। खेती बाड़ी के समय गांव के किसान, खेती बाड़ी के समय गांव के किसान सिरचन की गिनती नहीं करते। लोग उसको बेकार ही नहीं बेगार समझते हैं। यानी यहाँ जो है ये सिरचन का वर्णन पहले पंक्ति को बता दिया है। गांव के लोग सिरचन को क्या समझते हैं, बेगार। बेगार का अर्थ क्या होता है, बिना मजदूरी के जबरन से, जबरदस्ती से किया गया जो काम है उसे बेगार कहा जाता है। तो इसलिए खेत खलिहान की मजदूर के लिए कोई नहीं बुलाने जाता। तो सिरचन को, यानी सिरचन को खेत का कोई काम करना है तो लोग उसे बुलाने नहीं जाते, तो सिरचन ही आता है। क्या होगा उसके बुलाकर, लोग उसे बुलाते नहीं। क्यों नहीं बुलाते, क्योंकि वो कोई काम नहीं करता था, ऐसा लोगों का मानना था, इसलिए उसे नहीं बुलाते थे। दूसरे मजदूर खेत पहुंचकर 1/3 काम कर चुकेंगे तब सिरचन राय हाथ में खुरपी डुलाता हुआ दिखाई पड़ेगा। यानी कोई दूसरे मजदूर है, बाकी कोई मजदूर है, वो मजदूर खेत में जाकर काम करेंगे तो उनका 1/3 यानी ज्याला आपण मराठीत म्हणतो की 25%, 50%, यानी 25%, 50% लोगों का, मजदूरों का, बाकी मजदूरों का काम पूरा होगा तभी ये सिरचन राय यानी साहब, ये सिरचन साहब हाथ में खुरपी लेकर डुलता डुलता दिखाई पड़ेगा आपको, आ रहा है खेत में। हाँ? पगडंडी पर तौल तौल कर पांव रखता हुआ धीरे धीरे मुफ्त में मजदूरी देनी हो तो और बात है। तो लोग क्या कहते थे, वो कोई काम नहीं करता था तो उसे मजदूरी क्यों देना है, यानी जितने बाकी के मजदूर काम करते हैं उतना तो काम उसने करना चाहिए, तभी उसे उतनी मजदूरी मिलेगी। वो काम नहीं करेगा तो मजदूरी कैसे देंगे उसे, हा? मुफ्त में क्यों मजदूरी देंगे, ऐसा लोगों का कहना था। आज सिरचन ने मुक्तखोरों यानी सिरचन को आज लोग क्या कहते हैं, मुक्तखोर, कामचोर या चटोर कहते हैं। देखो सिरचन को क्या कहते हैं, आपको इस परिच्छेद पर यदि प्रश्न पूछा जाएगा तो ऐसा पूछा जाएगा, कृत्य पूर्ण करने के लिए सिरचन को लोग कहते थे। तो आप क्या कहते थे, मुक्तखोर, कामचोर, चटोर। हाँ? एक समय था, यानी कामचोर का अर्थ क्या होता है, कोई काम न करने वाला।
यानी मुक्तखोर का अर्थ होता है मुफ्त में काम करने वाला, और चटोर का अर्थ होता है स्वार्थ लोलुप यानी स्वार्थी जिसे कहा जाता है। क्या यानी तो नहीं तो मगर मस्ती करने वाला, हाँ मगर मस्ती करने वाले बच्चे होते हैं ना, वैसा ही वो एक सिरचन लोग उसे मानते थे। जब उसकी मड़ैया के पास बाबू लोगों की सवारियां बांधी रहती थी, यानी सिरचन की जो मड़ैया थी, मड़ैया ने झोपड़ी, तो उसके झोपड़ी के पास यानी सिरचन ऐसा था, फिर भी उसके झोपड़ी के पास बड़े बड़े साहब लोगों की, बाबू लोगों की सवारियां रुकती थी, बंदी जाती थी। उसे लोग पूछते ही नहीं थे, उसकी खुशामद भी करते थे। यानी जब वो सवारियां रुकती थी तब लोग उसकी स्तुति करते थे, खुशामद करते थे। अरे सिरचन भाई, क्या कहते थे वो बाबू लोग, अरे सिरचन भाई अब तो तुम्हारे ही हाथ में यह कारीगरी है, यानी जो आप काम करते हैं ना, यह काम आप सिर्फ तुम ही कर सकते हैं, तुम्हारे हाथ में रह गई है कारीगरी, सारे इलाके में तुम ही यह काम करता है, एक दिन का समय निकाल कर चलो। यानी वह अपने घर आने के लिए, अपने घर में आकर ऐसी चीजें बनाने के लिए, सिरचन को घास से चीजें बनाना है तो यह सुशोभित चीजें होती है, किसी को गांव को भेजना होता है, किसी को बेटी को देना होता है, तो ये चीजें बनवाने के लिए सिरचन को लोग अपने घर में बुलाते थे। एक दिन समय निकाल कर चलो, बड़े भैया की चिट्ठी आई है शहर से, सिरचन से एक जोड़ा चिक बनाकर भिजवा दो। चिक यानी क्या, एक पर्दा, यानी हम जैसे कपड़ी पर्दे लगाते हैं, यह कपड़ी पर्दा नहीं होता, तो यह एक पर्दा होता है बांस की तिलियों से बना हुआ, यानी घास से, सूखा घास होता है, बाम्बू का घास होता है, हर एक प्रकार के घास होते हैं, तो उसी घास से ये बना हुआ पर्दा, चटाई जैसा, तो वैसा पर्दा शहर से भैया ने मांगा है, भैया की चिट्ठी आई है, सिरचर से बनवा कर ले लो, ऐसी उसकी खुशामद करते थे और उसे अपने घर को बुलाते थे। मुझे याद है, यानी लेखक हमें बता रहे हैं, मुझे याद है मेरी माँ जब कभी सिरचन को बुलाने के लिए कहती, मैं पहले ही उसे पूछ लेता भोग क्या क्या लगेगा। यानी लेखक के माँ ने यदि लेखक से कहा अरे जाओ सिरचन को बुलाओ, अपने घर में थोड़ा काम करवाना है, कई चीजें बनवानी है, तो लेखक अपने माँ से पूछते थे उसके लिए क्या क्या भोग बनवाए, भोग यानी खाना। तो सिरचन को खाना बहुत पसंद था, तो अच्छा खाना हो गया तो सिरचन मजदूरी की कोई चिंता नहीं करता था, पेट भर गया बस, उतना ही उसका स्वभाव था। तो उसके लिए भोग क्या क्या लगेगा, तो माँ हंसकर कहती जा जा बेचारे, मेरे मेरे काम में पूजा भोग की बात नहीं उठाता कभी। तो माता जी कहती जा रे, ये सिरचन जो है ना मेरे काम के बारे में कई पूजा भोग की बात नहीं करता है। पड़ोसी गांव के पंचानंद चौधरी के छोटे लड़के को एक बार मेरे सामने ही बेपानी कर दिया था सिरचन ने। तो लेखक हमें बताते, माँ आत्मविश्वास से कहती है कि सिरचन मेरे बारे में ऐसी कोई बात नहीं करता, भोग के बारे में चिंता नहीं करता, लेकिन एक अनुभव लेखक ने कहा है कि उस गांव के पंचानंद चौधरी है ना, तो उसके एक छोटे लड़के हैं, तो उस छोटे लड़के को एक बार सबके सामने यानी लेखक के सामने भी इस सिरचन ने क्या किया, बेपानी कर दिया था। बेपानी यानी क्या, अपमानित, बेइज्जत करना, ये भी मुहावरा हो सकता है बेपानी। तो बेपानी कर दिया था लेखक ने उसे कहा, यानी हमें बता दो क्या बेपानी किया था। तो उसे कहा था सिरचन ने, तुम्हारी भाभी नाखून से खाट कर तरकारी परोसती है और इमली का रस डालकर कड़ी तो हम मामूली लोगों की घरवालियां भी बनाती हैं, यानी नाखून से खाट कर यानी थोड़ा सा। तो कहता है कि तुम्हारी भाभी क्या करती है, नाखून से खाट कर तरकारी परोसती है, तरकारी यानी सब्जियां, तो थोड़ी थोड़ी सब्जियां तुम्हारी भाभी बनाती है और इसमें इमली का रस ज्यादा डालती है, इमली का रस डालकर कड़ी तो हम मामूली लोगों की घर वाले भी बनाते हैं, तो तुम्हारी भाभी इससे ज्यादा, इससे अलग क्या बनाती है। तुम्हारी भाभी ने कहाँ से कहाँ बना सीखा है, यह सिरसन ने उससे अपमानित किया था, उसे बेपानी किया था, यह एक अनुभव लेखक ने हमें बता दिया। इसलिए सिरचन को बुलाने के पहले मैं माँ से पूछ लेता, यानी लेखक को ऐसा लगता कि हमारे घर में आकर सिरचन हमारा भी ऐसा अपमान नहीं करेगा,
माँ को भी वो ऐसा वह बेपानी नहीं करेगा। इसलिए लेखक अपने माँ से पहले पूछते थे। सिरचन को देखते ही माँ हुलस कर कहती, यानी जब सिरचन घर में आता है तब सिरचन को देखते ही माँ खुश हो जाती थी, हुलस कर कहती थी, आओ सिरचन, आज नैनू मत रही थी तो तुम्हारी याद आ गई। यानी सिरचन को काम क्या है यह बताने से पहले माँ उसे खुश करती थी। माँ उसे कहती थी, आओ सिरचन, आज नैनू मत रही थी, यानी आज मैं अपने घर में, नैनू यानी माखन जैसा, यानी घी से जो पदार्थ बनता है, तो यह मैं बना रही थी। उसने कहा, आज नैनू मत रही थी तो तुम्हारी याद आ गई। घी की खकोरन के साथ चूड़ा तुमको बहुत पसंद है ना। यानी सिरचन को क्या पसंद है यह माता जी को मालूम था। तो माता जी उसे कहती है, तुम्हें घी के साथ, खरखोन के साथ, घी की खरखोन के साथ, यानी घी जब हम निकलते हैं, घी निकलने के बाद जो जलापन, मराठीमध्ये आपण त्याला काय म्हणतो, बेरी, जो बेरी म्हणतो ना, तर बेरी बरोबर सिरचन को चूड़ा यानी चूड़ा बहुत पसंद है ना। और बड़ी बेटी ने ससुराल से संवाद भेजा है, इतना बताती है और बाद में से काम बताती है। क्या काम बताती है? मेरी बड़ी बेटी है ना, बड़ी बेटी ससुराल से आई है और वहां से संवाद भेजा है उसने, यानी बड़ी बेटी ससुराल गई है, बड़ी बेटी ने एक निरोप संदेश भेजा है। क्या संदेश है? उसकी ननंद रुकी हुई है मोती की शीतल पार्टी के लिए, यानी मेरी बड़ी बेटी ने, प्रश्न पूछा जाएगा आपको, लेखक के बड़ी बहन ने ससुराल से क्या संवाद भेजा था। तो उसकी ननंद यानी पति की बहन, उसकी ननंद शीतल पार्टी के लिए रुठी है। शीतल पार्टी यानी चटाई, तो चटाई के लिए वो रोटी है, छोटी सी है वो ननंद। उस ननंद को ये चटाई बहुत पसंद है और यह चटाई भाभी से मांगती है। तो इस भाभी ने, यानी लेखक के बहन ने अपने मायकों को एक संवाद भेजा है कि मोती की शीतल पार्टी बनाओ और यहाँ भेज दो, तो इसलिए हमें तुम्हें बुलाया है, ऐसे माता जी कहती है। तो सिरचन अपनी पनियानी जीभ को संभाल कर हंसता हंसता, पनियानी जीभ यानी क्या? लालची जीभ, यानी जीभ जीभ अपनी जीभ में पानी बहना, पदार्थ का नाम सुनते, यदि आपको जैसे देखो लड़कियों के बारे में ऐसा होता है, इमली का नाम सुनते ही उनके मुंह में पानी भर जाता है, उसी तरह सिरचन के मुंह में पानी भर गया है इस माता जी के पदार्थ के नाम सुनते। और उसने कहा पनियानी यानी क्या? लालची, मुंह में पानी आना। तो वह हंसता हंसता कहता है, घी की सऊदी सुगंध सूंघकर यहाँ आ रहा हूँ काकी। यानी सिरचन क्या कहता है, काकी आपका यदि बुलावा नहीं आता तो ये सुगंध मुझे आ गई है और ये सुगंध को सूंघ कर ही मैं यहाँ आ सकता था, मैं यही आ रहा हूँ, नहीं तो इस शादी ब्याह के मौसम में दम मारने की छुट्टी कहाँ मिलती है। यानी शादी का दिन है, शादी का मौसम है, तो मुझे बहुत सारा काम है। मराठीमध्ये रुखवतात अनेक पदार्थ असतात ना, तर असे पदार्थ बनवण्याचं काम सिरचनला असतं। म्हणून तो सांगतो, इस शादी ब्याह के मौसम में दम मारने के लिए भी छुट्टी नहीं मिलती। दम मारना यानी आराम करना, स्वास्थ्य करना, तो इसके लिए भी मुझे समय नहीं मिलता है। तो हम कहाँ से आ सकते हैं, लेकिन मैंने आपके यहाँ समय निकाले। तो आगे पढ़ने पर चलिए, देखिए पन्ना क्रम 43। सिरचन जाति का कारीगर है, मैंने घंटों बैठकर उसके काम करने के ढंग को देखा है। लेखक हमें बता रहे हैं सिरचन कौन है? जाति का कारीगर। जाति यानी जो कारागिर है उसका जैसा कोई कारागिर वही काम कर सकता है, दुसरे को काम नाही आहे। ज्याला आपण म्हणतो की जातीचा कलावंत। काही विद्यार्थी जातीचेच हुशार असतात। जातीचे म्हणजे काय? त्यांना कोणी शिकवावं लागत नाही, ते मूळचेच हुशार असतात, उसे जाति का कारागिर कहता है। तो लेखक ने घंटों बैठकर उसका काम देखा है, काम करने का ढंग देखा है, तरीका देखा है। एक एक मोती और पटेर को हाथ में लेकर बड़े जतन से उसकी कुची बनाता। लेखक ने हमें क्या बताता है? सिरचन क्या करता है? एक एक मोती यानी घास और पटेर को हाथ में लेकर, पटेर यानी जो छुरा वगैरह होता है,
उसे हाथ में लेकर वह बड़े बड़े जतन से उसकी कुच्ची बनाता है। फिर कुच्चियों को रंगने से लेकर सुतली सुलझाने में पूरा दिन समय, यानी वह सिर्फ उतना नहीं तो पूरे दिन भर वो सुतली सुलझाना, सुतली से उसे सजाना, सुतली को रंग देना, ये पूरा दिन भर बिना थकावट ये काम करता है। और ये काम करते करते उसका पूरा दिन समाप्त हो जाता है। काम करते समय उसकी तन्मयता से मेरा भी जरा भी बाधा पड़ी कि गेहूं सब की तरह फूक कर उठता, यानी यदि वो सिरचन काम कर रहा है तो काम करते करते यदि इस काम में किसने बाधा डाली, गेहूं सांप की तरह फूक कर उठता। जिस तरह सांप को हम कोई सताते हैं तो सांप अचानक फुफकारता है, उसी तरह सिरचन के काम में किसी ने बाधा डाली तो सिरचन फुफकारता है। फिर किसी दूसरे से करवा लीजिए काम, और वो तुरंत जवाब देता है ये काम मुझे नहीं करना, फिर दूसरे से करवा लीजिए, मुझे नहीं आता, कुछ भी वो बहाना बनाता है। क्यों? क्योंकि किसी ने उसे काम में बाधा डाली। यदि बाधा डाल दी तो ऐसा व्यवहार करता है। सिरचन मुंहजोर है, कामचोर नहीं। यानी सिरचन का स्वभाव कैसा है, प्रश्न पूछा जाएगा। सिरचन का स्वभाव, सिरचन क्या है? मुंहजोर है लेकिन कामचोर नहीं। मुंहजोर यानी बातें करणे वाला, बोलणे वाला, मुंह फटा आणि फटकळ तोंडाचा आपण मराठीत म्हणतो, पटकिना तो बोलून जातो, तो विचार करत नाही की मी असं बोलल्यानंतर काय होईल, क्योंकि उसे उसके काम में बाधा डालना पसंद नहीं आता है। वह मुंहजोर है, कामचोर नहीं है। बिना मजदूरी के पेट भर भात पर काम करने वाला कारागिर है। दूध में कोई मिठाई न मिले तो कोई बात नहीं, किंतु बात में जरा भी झाला वह नहीं बर्दाश्त कर सकता। सिरचन को दूध में थोड़ी सी शक्कर, कोई मिठाई बहुत पसंद है, लेकिन एक बार शक्कर नहीं मिली, मिठाई नहीं मिली तो भी वो दूध उसे पसंद आता है। लेकिन क्या है, लेकिन जरा से बात में जरा भी झाला यानी तीखापन, बाद में जरा भी झाला वो नहीं बर्दाश्त कर। त्याच्या उसके बातों में किसी ने बाधा डालना, उससे कोई बातें जो है सिरचन से, वो सिरचन से बातें करने के लिए सोच समझकर बातें करनी पड़ती है उसके काम के वक्त, और यह उसे पसंद नहीं आता है। वो क्या कहता है, यह उसे पसंद नहीं आता है। तो झाला वह नहीं बर्दाश्त कर सकता। आगे, सिरचन को लोग चटोर भी समझते हैं। तली बघारी हुई तरकारी, दही की कड़ी, मलाई वाला दूध, इन सबका प्रबंध पहले कर लो। यानी सिरचन जब आपके घर में आने वाला है तो क्या क्या तैयारी करनी पड़ती है। दूध में कोई मिठाई उसे चाहिए, यानी तली बधारी हुई तरकारी, तळलेल्या भाज्या आपण म्हणतो, तली बधारी हुई तरकारी, दही की कड़ी उसे पसंद है, और मलाई वाला दूध। यानी प्रश्न पूछा जाएगा, सिरचन को कौन से पदार्थ मिष्टान्न पसंद है, तो तली बधाई तरकारी, दही की कड़ी, मलाई वाला दूध, इनका प्रबंध पहले करना। तब सिरचन को बुलाओ, तुम हिलाता हुआ हाजिर हो जाएगा। यानी यह सारे पदार्थ आपने तैयार किए हैं और सिरचन को बुलाया तो सिरचन जरूर अपने घर आएगा। कैसा आएगा? दुम हिलाता, यानी बड़े प्यार से, लाड से अपने घर। आपको मालूम है मालिक को देखते ही कुत्ता किस तरह दुम हिलाता है, क्योंकि उसे कुछ तो आशा होती है। उसी तरह ये सारी चीजें तैयार है, ऐसा सिरचन को बताया तो वह अपने घर दुम हिलाता जरूर आएगा, हाजिर हो जाएगा। खाने पीने में चिकनाई की कमी हुई कि काम की सारी चिकनाई खत्म। यानी सिरचन का स्वभाव क्या है, उसे खाने पीने में कमी नहीं होनी चाहिए। खाने पीने में कोई कमी हो गई तो काम में भी कमी हो गई, काम की सारी चिकनाई खत्म। चिकनाई यानी जो कोई काम में स्वच्छता है, काम उसका जो पूरा होता है, काम करने का तरीका है, यह पूरा नहीं करेगा, काम अधूरा रखकर उठ खड़ा हो जाएगा। और वो क्या कहेगा, आज तो अब अध कपाली दर्द से माथा टनटना रहा है। वो क्या कहेगा, वो ऐसा नहीं कहेगा कि मेरा खाने का इंतजाम आपने नहीं किया है,
तो वो क्या कहेगा, वो कहेगा कि आज मेरा आज तो अब अधकपाली दर्द से माथा टनटना रहा है. यानी अधकपाली यानी क्या, आधा सिर में होणे वाला जो दर्द होता आहे, ज्याला आपण मराठीत म्हणतो की डोकं दुखतं. पण डोकं दुखण्याचा पण प्रकार असतो. काही लोकांचं अर्ध डोकं दुखतं, काही लोकांचं पूर्ण माथा दुखत असतो. तो वो कहेगा कि मेरा अधशीर जो है वह टटन रहा है, या आज काम मैं नहीं करूंगा, थोड़ा सा ये काम जो बाकी रह गया है वो किसी दिन आकर मैं पूरा कर दूंगा. कब आएगा वह नहीं बताता, किसी दिन यानी अनिश्चित है. चाहे वो 1 घंटे में भी बाद आ सकता है, नहीं तो दूसरे दिन आ सकता है, नहीं तो 1 हफ्ता भी लगता है. तो वो इसलिए वो कहते हैं वो किसी दिन आकर पूरा करूंगा. किसी दिन यानी माने फिर वो कभी नहीं आएगा, ऐसा भी हो सकता है. मोदी घास और पटेर की रंगीन शीतल पाटी, बांस की तिलियों की झिलमिलती चीख, सतरंग के डोर के मोढ़े, भूसी चुन्नी रखने के लिए मूंछ की रस्सी, रस्सी के बड़े बड़े जाले, हलवाओं के लिए ताल के सूखे पत्तों की छतरी टोपी तथा इसी तरह के बहुत से काम में जिन्हें सिरचन को सिवा गांव में और कोई नहीं जान सकता. यानी जब आपने ये नाम सुने, ये सारा काम इस गांव में सिर्फ सिरचन ही करता था, सिरचन को ही आता था, दूसरा कोई काम नहीं कर सकता था. परीक्षा में पूछा जाएगा सिरचन कौन कौन से काम कर सकता था. तो बांस यानी मोती घास की पटरे की रंगीन शीतल पाटी, बांस की तिलियों की झिलमिलाती चीख, सतरंग के डोर के मोढ़े, भूसी चिन्नी रखने के लिए मूंछ की रस्सी, यानी ज्याला आपण मराठीमध्ये शिख म्हणतो, तो ऐसी वो रस्सी, बड़े बड़े जाले, हलवाओं के लिए ताल के सूखे पत्तों की छतरी टोपी तथा इसी तरह के बहुत से काम वो सिरचन करता था. यह दूसरी बात है कि अब गांव में ऐसे कामों को बेकाम का काम समझते हैं लोग. और दूसरी बात यह है कि ऐसा जो काम है तो गांव के लोग इस काम को बेकाम का काम समझते. बेकाम यानी क्या, बेकार, जिसका कोई उपयोग नहीं है. हाँ, ऐसा काम यानी ये काम लोगों के फायदे का नहीं है ना, ये काम सिरचन करता था, तो गांव के लोग उसे बेकाम समझते थे. बेकाम का काम जिसकी मजदूरी में अनाज या पैसे देने की कोई जरूरत नहीं. लोग क्या समझते थे, यदि ऐसा काम सिरचन ने किया तो उसे मजदूरी देने की क्या आवश्यकता है, उसे पैसे देने की क्या आवश्यकता है, पेट भर उसे खिला दो, काम पूरा होने पर एकाध पुराना धुराना कपड़ा देकर उसे विदा करो. लोग सिरचन से कैसा काम करवाते थे, कोई ज्यादा उसे पैसे नहीं देते थे, काम होने के बाद कोई उसे एकाध दूसरा कपड़ा नया या पुराना देते थे, पेट भर खाने को देते थे, और उसे विदा करते थे. विदा करना नहीं, निरोप देना. वो कुछ भी नहीं बोलता, वो सब लेता था और अपने घर चला जाता. यानी हमें यह मालूम होता है कि सिरचन कलाकार होते हुए भी सिर्फ अपने पेट के लिए काम करता था और लोगों की जरूरतों समझता था. वो पैसों की जिद नहीं करता था, कुछ भी नहीं बोलेगा, वो सारा सामान जो अपने देते उसे वो ले जाएगा, कुछ नहीं बोलेगा. ऐसी बात नहीं, सिरचन को बुलाने वाले जानते हैं सिरचन बात करने में कारगर है. देखो मैंने कहा कि सिरचन जो हम देते वो लेके जाता था, बातें नहीं करता था, लेकिन जब सिरचन को ये पसंद नहीं हुआ तो भी वह बोलने में कम नहीं रहता था. वह बोलने का कारगर भी है, सिर्फ कारागिर नहीं है, सिरचन बात करने में भी कारगर है. पहले आपने देखा उसका मुंह कैसा है, तो मुंह के बारे में आपने सुना है, मुंह जोर है, तो वैसा ही है, बोलने में भी वह कारगर है. महाजन टोले भज्जू महाजन, यानी एक उदाहरण लेखक ने हमें बता दिया. महाजन टोले के भज्जू महाजन की बेटी सिरचन की बात सुनकर तिलमिला उठी. ठहरो, यानी एक महाजन के बेटी का एक उदाहरण लेखक ने अनुभव हमें बता दिया है. यानी उसकी महाजन की बेटी इस सिरचन को बोलती है तो तिलमिलाकर उठी और बोली, ठहरो, मैं माँ से जाकर कहती हूँ इतनी बड़ी बात. यानी जो उसने कोई बात कही है वो बात मैं अपनी माँ को बताऊंगी, ऐसे बेटे ने कहा था इस महाजन के. तो वह उसे डरता नहीं है, तो उसने क्या जवाब दिया, बड़ी बात ही है बिटिया, बड़े लोगों की बस
बात की ही बड़ी बात होती है, नहीं तो 2-3 पटेर की पट्टियों का काम सिर्फ खेसारी का खेसारी का सत्तू खिलाकर कोई करवाए भला। यानी वह कहता है कि बात तो बड़ी है और ऐसी बात बड़े लोग ही कर सकते हैं, नहीं तो 2-3 पटेर की पार्टियों का काम सिर्फ खेसारी का सत्तू, खेसारी यानी भुस्सा, भुस्सा का जो पटरे बनाते हैं, 2-3 पार्टियों का काम सिर्फ खेसारी का सत्तू खिलाकर कोई करवाता है। मुझे जो आपने मुझे खाना दिया है उस खाने को उसने भुस्सा कहा है, यानी अच्छी चीज नहीं दे, ऐसे चीजें खाकर कोई काम करेगा, इतना 2-3 पटेरी बनेगा, ये तुम्हारी माँ ही कर सकती है। बाबुनी बबुनी बबुनी यानी छोटी, जा तुझे आईच से काम करू शकते, असं तो तिला रागावून बोललेलं। शिरचन ने मुस्कुराकर उसे जवाब दिया। अब देखिए, यानी लेखक की जो छोटी बहन है, यह छोटी बहन के बारे में एक अनुभव बता दिया है। इस बार मेरी सबसे छोटी बहन पहली बार ससुराल जा रही थी, यानी लेखक के दूसरी बहन की भी शादी हो गई थी और यह पहली बार ससुराल जा रही थी। शादी होने के बाद जब बेटी ससुराल जाती है तो आपको मालूम है कौन कौन सी चीजें उसे पसंद होती है, क्या क्या उसे देना पड़ता है, तो वो सारी चीजें माता पिता देने का प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं। तो यहाँ भी यह तैयारी है। उसका नाम है मानू। मानू के दुल्हे ने पहले ही बड़ी भाभी को लिखाकर चेतावनी दी है, यानी इस मानू का जो दुल्हा है, दुल्हा यानी उसका पति, तो एक अफसर है साहब, पहले उसने भाभी को लिखकर चेतावनी दी है। क्या चेतावनी दिया है? पहिल्यांदाच त्याने सांगितले होतं, चेतावनी दी है कि अगले पन्ने पर चलिए, पन्ना क्रमांक 44, चेतावनी देकर कहा है, लिख दे, मानू के साथ मिठाई की पतीली ना आए, कोई बात नहीं, 3 जोड़ों फैशनेबल चिक और पटेर की 2 शीतल पट्टियों का बिना आएगी बानू तो, यानी वहां अधूरा वाक्य है, यानी संदेश दिया है, चेतावनी। चेतावनी यानी कोई सूचना होती है, एक सूचना दी है दुल्हे ने। क्या सूचना दी है? बानू को यदि भेजना है तो उसके साथ कोई मिठाई या कोई पतीली ना आए, मिठाई नहीं भेजी तो चलेगी, इसकी कोई बात नहीं है, लेकिन 3 जोड़ी फैशनेबल चिक, चिक का अर्थ आपने देखा है, तो 3 जोड़ियां फैशनेबल चिक और पटेर की 2 शीतल पाटिया यानी 2 चटाइया, उसके बिना बानू ससुराल नहीं आएगी। यदि आएगी तो मानो, म्हणजे आएगी तो क्या होगा, समझ जाए, बातों की बातों से समझती है, तो आएगी तो मानो, आएगी मानो तो डैश डैश दिया है, तो आप समझ सकते हैं इस मानो को घर में प्रवेश नहीं मिलेगा। भाभी ने हंसकर कहा, बैरंग वापस, यानी उसने कहा कि बैरंग वापस, यदि वो आई खाली हाथ से तो क्या हो जाएगा, बैरंग, यानी इस मानो को बिना टिकट घर वापस भेज देंगे, यानी यात्रा करने के लिए टिकट लगती है ना, तो इस मानो को बिना टिकट, यानी हम ससुराल में उसे नहीं लेंगे, हाँ, बगैर बेरंग से वापस भिजवा देंगे। इसलिए 1 सप्ताह पहले से ही सिरचन को बुलाकर काम पर तैनात करवा दिया था माँ ने, यानी मानो को जाने से पहले 1 सप्ताह पहले सिरचन को लेखक की माँ ने घर में बुलाया था एक काम करवाने के लिए, क्योंकि माँ को इस सिरचन का स्वभाव भी मालूम था, इसलिए काम जल्दी पूरा करना है और सही वक्त में पूरा होना चाहिए मानो जाने से पहले, इसलिए उन्होंने काम पर उसे तैनात किया था 1 सप्ताह पहले। प्रश्न पूछा जाएगा, सिरचन को लेखक की माँ ने मानो के लिए कितने दिन पहले बुलवाया था? 1 सप्ताह के पहले, 1 सप्ताह यानी 7 दिन, तो काम पर तैनात करवा दिया था माँ ने। देखो सिरचन, यानी माँ ने उसे बता दिया था, देखो सिरचन, इस बार नई धोती दूंगी, असली मोहर छाप वाली धोती, मन लगाकर ऐसा काम करो कि देखने वाले देखते रह जाएंगे। यानी लेखक के माँ ने सिरचन पर इतना भरोसा होते हुए भी सिरचन को बता दिया। आपके माता पिता आपको बताते हैं ना, सोच समझकर समझाते हैं, आप पर बड़ा विश्वास होता है, फिर भी आपको बताते हैं, पाठशाला में जाकर ध्यान देना। क्यों बताते हैं? उन्हें मालूम है कि आप स्कूल जाते हैं, ध्यान देते हैं, फिर भी बताते हैं। उसी तरह लेखक के माँ को मालूम था ये सिरचन अच्छा काम करता है, मन से काम करता है, फिर भी माँ उसे बताती है, देखो सिरचन, इस बार नई धोती मैं दूंगी, असली मोहर छाप वाली, यानी
मोहर छापे वाले म्हणजे ब्रांडेड धोती मैं आपको दे दूंगी, मन लगाकर ऐसा काम करो कि देखने वाले देखते रह जाओगे। यह माँ का कहना सिंचन सुनता है। पान जैसी पतली छुरी से बांस की तिलिया और कमानियों की चिकनाता हुआ सिरचन अपने काम में लग गया। एंड सिरचन ने अपने बैग से, जो उसके पास थैली है, उस थैली से सारा सामान बाहर निकला है और काम में लग गया है। रंगीन सुतलियों में झब्बे डालकर वह चीख बुनने बैठा। रंगीन सुतली से वो काम बना रहा है, झब्बे बना रहा है। यहाँ लेखक यानी जो बना रहा है झब्बे, झब्बे का अर्थ क्या है? गुच्छा। सुतली में लगाया जाने वाला फुंदन ते सुतळीमध्ये आता तो ते ओवाय लागलेला आहे, विनाय लागलेला आहे। डालकर झब्बे डालकर वह चीख बुनने बैठा। 1.5 हाथ की बुनाई देखकर लोग समझ गए कि इस बार एकदम नए फैशन की चीज बन रही है। 1.5 हाथ लंबाई तक उन्होंने यह बनाई है झब्बा, और यह झब्बे देखते देखते लोग सोच रहे, क्या सोच रहे? यह काम जो है, यह काम एकदम नए फैशन की चीज बन जाएगी, एकदमच नवीन, जिसने कोई कभी देखा नहीं, जिसने कभी किसी ने बनाया नहीं, ऐसा यह चीज, यह सिरचन आज बनाएगा, ऐसा लोग समझ लगे। मंजली भाभी से नहीं रह गया। और उतने में क्या होता है, इस लेखक की जो भाभी है ना, मंजली भाभी, उसे नहीं रहा। पर्दे के आड़ से बोली, पहले ऐसा जानती कि मोहर छपू वाली धोती देने से ही अच्छी चीज बनती है तो भैया को खबर भेज देती। यानी मंजली भाई ने कहा, पर्दे के पीछे से छिपकर, उसे मालूम था सिरचन के सामने जाकर बोलना सिरचन को पसंद नहीं, इसलिए वो पर्दे के पीछे से छिपकर बातें बोलती है। ये सिरचन भैया नए कपड़े से अच्छा काम कर, इतना अच्छा काम करता है, यदि पहले मुझे मालूम होता तो मैं भी मेरे भैया को ऐसा संदेश, ऐसा निरोप, खबर ऐसी भेज देती। में व्यत्यय सिरचन के कानों में बात पड़ गई, और यह बात पर्दे के पीछे से कहते हुए भी सिरचन के कानों में बात पड़ गई। और सिरचन बोला, मोहर छपवाली धोती के साथ रेशमी कुर्ता देने पर भी ऐसी चीज नहीं बनती। उसने क्या कहा, बहू जी, बहुरिया, कि मोहर छपने वाली धोती और रेशम की कुर्ता, यदि असली ब्रांड वाला धोती आपने दिया और रेशम का कुर्ता दिया तो भी मैं ऐसा चीज नहीं बनाता, क्योंकि मेरा मन होना चाहिए। यदि मेरा मन होता तो मैं चीजें अच्छी बनाता। मानो दीदी काकी की सबसे छोटी बेटी है ना, ये इतना अच्छा काम मैं क्यों बना रहा हूँ? क्योंकि इस काकी की, ये मानो दीदी छोटी बेटी है। मानो दीदी का अब्दुल्ला बड़ा अफसर है, ये मैंने सुना है, अफसर आदमी है, बड़ा साहब है, तो साहब को शोभा देने वाली चीज हमें बनानी है, इसलिए मैं इतनी अच्छी चीज बना रहा हूं। मंजली भाभी का मुंह लटक गया, या मुहावरा हो सकता है। देखिए, मुंह लटकना यानी क्या? मुंह लटकना यानी निराश होना। तो वाक्य में प्रयोग, कम अंक प्राप्त होने से सूरज का मुंह लटक गया, ऐसा वाक्य प्रयोग हो सकता है। मंजली भाभी का मुंह लटक गया, यानी सिरचन बोलने के बाद मंजली भाभी का मुंह लटक गया। 2 वाक्य प्रयोग हो गए, आपको भी ऐसा करना है। मेरी चाची ने फुस फुसाकर कहा, किसी से बात करती है बहू? यानी चाची ने कहा, किसी से बात करते है बहू? मोहर छपवाली धोती नहीं, मुगिया लड्डू बेटी की विदाई के समय रोज मिठाई जो खाने को मिलेगी, देखती है ना। यानी उस लेखक की माँ ने कहा, किसी से बात करते है? किस बात, तुम किसके बारे में बात कर रही है, और तू किससे बात कर रही है बहू? लेखक इस सिरचन को मोहर छपा वाली धोती नहीं है, मुगिया लड्डू, मुगिया लड्डू यानी क्या? ज्याला मराठीत आपण मुगाचे लाडू म्हणतो, यानी मूग के आटा से बनाए हुए पदार्थ जो होते उसे मुगिया लड्डू कहते हैं। तो मुगिया लड्डू बेटी की विदाई के समय रोज मिठाई जो खाने को मिलेगी, देखती है ना। दूसरे दिन चिक की पहली पांति से 7 तारे जगमगा उठे। 7 रंग, यानी ये पहले दिन, एक दिन में काम नहीं हुआ, दूसरा दिन लगता है, तो दूसरे दिन इस
जो चीक बनाई है इसमें 7 रंग है, 7 तारे जैसे है ऐसे जगमग रहे, 7 रंग है, 7 भैया तारा, 7 भैया तारा अपने काम में मगन, सिरचन को खाने पीने की सुध नहीं रही। और यह बनाते वक्त तो सिरचन अपने काम में इतना मग्न था, उसे भूख नहीं लगती, खाने पीने की उसे सुध नहीं रहती। शिक से सुतली के फंदे डालकर उसने पास पड़े सुख पर निगाह डाली। चिवरा और गुड़ का एक सूखा ढेला। मैंने लक्ष्य किया, सिरचन की नाक के पास 2 रेखाएं उभर गई। मैं दौड़कर माँ के पास गया। माँ, आज सिरचन को कलेवा किसने दिया है? सिर्फ चिवरा और गुड़। यानी सिरचन काम कर रहा है, उसे भूख की सूझ नहीं है, तो भी उसे खाने के लिए दिया है। क्या दिया है? तो उसे खाने के लिए उसके निगाह डाली, उसके लिए चिवडा और गुड़, चिवडा आणि गुड़ त्याला खायला दिलेलं आहे। तो लेखक ने लक्ष्य, उसके माँ ने लक्ष्य किया, सिरचन के नाक के पास तो रेखाएं उभर गई आहे, म्हणजे त्याला तो आवडलेला नाही, जो नाश्ता दिला तो नाश्ता त्याला आवडलेला नाही, म्हणून ती म्हणते उसके नाक के पास, सिरचन के नाक के पास जो 2 रेखाएं उभर गई है। मैं दौड़कर माँ के पास गया। यानी लेखक अपने माँ के पास जाता है और उसे पूछता है, आज सिरचन को कलेवा किसने दिया? कलेवा यानी जलपान, नाश्ता। तो लेखक को मालूम पड़ा कि ये उसे पसंद नहीं आया है, तो यह नाश्ता उसने किसे दिया है? लेखक अपने माँ से पूछते हैं। सिर्फ चिवरा और गुड़ दिया है। तो माँ रसोई घर के अंदर पकवान आदि बनाने में व्यस्त थी, तो माता जी को मालूम नहीं था ये किसने दिया है। बोली, अरे मंजली, यानी यह जो जलपान दिया है, जो कलेवा दिया है, ये मंजली बहू ने दिया था। इसलिए माता जी बोलती है, अरे मंजली, सिरचन को बुंदिया क्यों नहीं दी थी? आपल्या घरात बनवलेल्या बुंदी आहे, ती बुंदी का नाही दिलेली? बुंदिया क्यों नहीं देती? बुंदिया मैं नहीं खाता काकी। यह बात सिरचन ने सुनी है और सुनिया ने काकी को भी जवाब दिया है, काकी मैं बुंदिया नहीं खाता। सिरचन के मुंह में चिवरा भरा हुआ था और सिरचन यह चिवरा खा रहा था, उसने मुंह में चिवरा डाला था और वैसे ही बात चिवरा मुंह में डालकर भी माँ से बातें करता है, मैं बुंदिया नहीं खाता। गुड़ का ढेला सूप में एक किनारे पर पड़ रहा अछूता, और ये जो गुड़ का ढेरा है वह उस सूप जो बनाया था उसने, उस सूप में ऐसा ही अछूता यानी बिना छूता हुआ पड़ा रहा था। माँ बोली, सुनते हैं मंजली भाभी की भवने तन गई। यानी माँ की बोली सुनते ही जब माँ ने पूछा, मंजली मंजली ये नाम लिया, तो भी उस मंजली भाभी की जो भुवैया है वो तन गई। भुवैया तन गई है ने वह थोड़ी सी चिंतित हो गई है, वह अचरज हो गई है, वह उसकी भुवैया तन गई। मुट्ठी भर बूंदिया सूप में फेंक कर चली गई। घर में से उन्हें डिब्बे से मुट्ठी भर वह बूंदिया लाई और उसके सूप में फेंक कर चली गई। सिरचन ने पानी पीकर कहा, मंजली बहुरानी, आपके मैके से आई हुई मिठाई भी इस तरह हाथ खोलकर बांटते हैं क्या? यानी सिरचन किसी के भी साथ, यानी उसके साथ व्यवहार अच्छे नहीं हुआ तो किसी के साथ वो अच्छा नहीं व्यवहार करता, अच्छी बातें नहीं करता। ये काकी की मंजली बहू है इसलिए उसे नहीं डरता है। वो फिर उसे जवाब देता है कि मंजली बहुरानिया, क्या आपके मैके से लाया है ये बुदिया? आपके मैके से आई हुई मिठाई भी आप इस तरह फेंक देती है, इस तरह बांटती है क्या? बस मंजली भाभी अपने कमरे में बैठकर रोने लगी और यह बात मंजली बहुरानी को मन को ठेस लगती है और वो घर में बैठकर रोने लगती है। चाची ने माँ के पास जाकर कहा, मुंह लगाने से सिर पर चढ़ेगा ही। यानी चाची ने माँ के पास जाकर कहा कि इसके मुंह से लगे हम सिरचन के तो हमारे सिर पर वही चढ़ेगा। किसी के नैहर ससुराल की बात क्यों करेगा? वो किसी की बात मानता नहीं, ये नैहर ससुराल की बात क्यों कहेगा वो? मंजली भाभी की दुलारी बहू है। माँ तमतमा कर बाहर आई और सिरचन को बोलने लगी, सिरचन, तुम काम करने आए हो, अपना काम करो, बहू से बदकुट्टी करने की जरूरत क्या है? यानी माँ ने उसे समझाया है, बदकुट्टी मत करो। बदकुट्टी करना यानी बातें करना, बात कटाने की क्रिया करना, यानी झगड़ा मत करो। तुम काम करने के लिए आया है ना, काम करो। जिस चीज की जरूरत हो मुझे कहो,
आपको क्या चाहिए, मुझे मांगना। सिरचन का मुंह लाल हो गया। क्या एक मुहावरा है, मुंह लाल होना यानी क्रोधित होना। मुंह लाल होना तो क्रोधित होना। वाक्य प्रयोग, बच्चों ने कहना नहीं माना तो माँ का मुंह लाल होता है। एक वाक्य प्रयोग होता है। दूसरा, सिरचन का मुंह लाल हो गया। इस तरह आपको भी वाक्य प्रयोग बनाना है। तो सिरचन का मुंह लाल हो गया, उसने कोई जवाब नहीं दिया। बांस में टंगे हुए अधूरे चिक में फंदे डालने लगा और ये जो काम कर रहा था वो काम पूरा करने लगा। मानो पान सजाकर बाहर बैठ खाने में भेज रही थी। यानी मानू ने क्या किया था, घर में पुराने जमाने में ऐसी रीत थी, पद्धत थी, खाना खाने के बाद घर वाले सब पान खाते थे। तो मानू ने भी पान बनाया था और वह पान बांट रही थी। चुपके से पान का एक बीड़ा सिरचन को देते हुए इधर उधर देखकर बोली, और एक पान का बीड़ा उसने सिरचन को दिया। चुपके से दिया क्योंकि लोग डांटेंगे, तो चुपके से दिया और बोली, सिरचन दादा, काम आज का कामकाज का घर, 5 तरह के लोगों 5 किस्म की बातें करेंगे, तुम किसी की बात पर कान मत दो। यानी उसने समझाया है सिरचन को, अरे सिरचन दादा, 5 घर के लोग ऐसे ही बातें करते हैं, यानी अलग अलग के घर के लोग अलग अलग स्वभाव के होते हैं, वो बातें अलग अलग कहते हैं, तो उनके बातों पर कान मत दो। सिरचन ने मुस्कुराकर पान का बीड़ा मुंह में ले लिया। सिरचन मानो पर हंसता है, मानो के साथ, और पान का बीड़ा अपने मुंह में लेता है। चाची अपने कमरे से निकल रही थी। सिरचन को पान खाते देखकर आवक हो गई। तो चाची ने देखा, अरे सिरचन का इतना लाड़ हुआ है, सिरचन को भी पान दिया है। यह देखकर अचरज हो गई, आवक हो गई। सिरचन ने चाची को अपने ओर अचरज से घूरते हुए देखा। छोटी छोटी चाची, जरा अपनी डिबिया का गम कौवा जर्दा खिलाना। यानी सिरचन ने देखा कि ये काकी, ये चाची जो है, ये चाची उसकी तरफ घूर कर देख रही है, यानी थोड़ी सी नजर बदल कर, यानी गुस्से से, अचरज से देख रही है। तो सिरचन ने उसकी जो मांग की है, सिरचन ने उससे कहा कि छोटी चाची, यानी छोटी चाची, उनके पास एक डिबिया थी, इस डिब्बे में जर्दा थी, जर्दा यानी तंबाकू। तो वह काकी तंबाकू खाती थी, ये सिरचन को मालूम था। इसलिए सिरचन कहता है, अपनी डिबिया का गम कौवा जर्दा खिलाना, बहुत दिन हो गए हैं, डैश डैश है, यानी खाया नहीं है ऐसी जर्दा। तो चाची कई कारणों से जली भुनी रही थी, यानी काकी को गुस्सा आया। बस सिरचन जली भुनी रही थी, सिरचन से गुस्सा उतरने का ऐसा मौका फिर नहीं मिल सकता। यानी ये जो चाची है, चाची को मौका ही चाहिए था सिरचन को बोलने का। तब यह चाची ऐसा मौका क्यों छोड़ेगी? तो कुछ देर तक वो चुपचाप, ऐसा मौका वह नहीं छोड़ सकती थी। झनकती हुई बोली, चाची झनकती हुई बोली, तुम्हारी बड़ी हुई जीभ में आग लगे। यानी बड़ी हुई जीभ, यानी तुम ज्यादा बोल रहे हैं सिरचन, तुम्हारी जीभ को आग लगे, घर में भी पान और गम कौवा जर्दा खाते हो, डैश डैश। यानी आगे नहीं बोलना है उसे, उससे सिरचन को क्या समझना है वो काकी जानती है। घर में कोई कम कौवा और जर्दा खाते हो, चटोर कही के मेरा कलेजा धड़क उठा। यानी लेखक का कलेजा धड़क उठा, हो गया सत्यानाश। अब लेखक को लगता है ये सिरचन को चाचा ऐसी बोली है तो ये सिरचन काम छोड़कर चला जाएगा, हो गया सत्यानाश। बस सिरचन की उंगलियों में तुलसी के फंदे पड़ गए, सॉरी सुतली के फंदे पड़ गए। यानी वह उंगलियों में यह सुतली है, इस सुतली से आगे काम करने लगा। मानो कुछ देर तक वो चुपचाप बैठा, पान के मुंह में घुलता रहा, फिर अचानक उठकर पिछवाड़े पिक थुकाया। और ये काम करते करते, चाची बोली है फिर भी उसने बात और ध्यान नहीं दिया, काम करता रहा। अचानक उठ जाता है और पिछवाड़े जाकर पिक थुकाता है, यानी जो पान खाया था वो थूक कर आता है। अपनी छुरी, हंसियां वगैरह समेट संभाल कर झोले में रखता है, और जो कोई सामान था उसका, छुरी वगैरह, वो सारा सामान संभाल उठता है और अपने झोले में डालता है, और टंगी हुई अधूरी चिक पर एक निगाह डालता है, और जो चिक उन्होंने बनाई है अधूरी चिक, उसकी तरफ वह निगाह डालता है, देखता है, और हनहनाता हुआ आंगन से बाहर निकल जाता है। जो लेखक के मन में था
वही हुआ। वो आधा काम छोड़कर चला गया। मानू कुछ नहीं बोली, चुपचाप अधूरी चीख को देखते ही रही और मानू सिर्फ इस अधूरी चीख को देख रही। वो क्या बोलती बेचारी, देखती रही। सातों तारे मंद पड़ गए और जो ये 7 तारे सितारे चमक रहे थे ना, वह अब चमकना बंद हो गया, मंद हो गए। माँ बोली, जाने दो बेटी। यानी मानो रोने लगी तो माँ ने समझाया। माँ कहने लगी, बेटी जाने दो, जी छोटा मत करना मानो, तू अब निराश मत हो, मेले से खरीद कर भेज दूंगी। आपके ससुराल वाले ने जो ये मांगा है ना, तो मैं आपको किसी मेले में जाकर ये चीज खरीद कर दे दूंगी, आप चिंता मत करो। सिरचन का क्या भरोसा है। मैं सिरचन को मनाने गया। लेखक फिर उसे मनाने के लिए गए। देखा एक फटी हुई शीतल पाटी पर लेटकर वह कुछ सोच रहा है। आणि लेखक उसके घर गए थे तो वह क्या करता है, फटी हुई शीतल पाटी। आणि एक मराठी अशी एक म्हण असते, जो शिंपी असतो त्याला कधी चांगले कपडे मिळणार नाही, जो न्हावी असतो त्याचे कधी केस व्यवस्थित असणार नाही। तसं हा इतका कलाकार चांगला, परंतु याच्याच घरी चटई चांगली नाहीये। तो देखा लेखक के घर में जाकर देखा एक फटी हुई शीतल पाटी पर लेटकर सिरचन कुछ तो सोच रहा है। मुझे देखते ही बोला और मैं उसके घर में जा रहा, सामने मैं देखता, उस मुझे देखा और बोलने लगा, बाबूजी, बुआ जी, अब नहीं, कान पकड़ता हूं, अब नहीं। यानी सिरचन ने जाना मैं किस लिए आया हूं। तो सिरचन ने मुझे देखते ही अपने कान पकड़े और माफी मांगी और कहा, बुआ जी मैं अब नहीं आ सकता काम करने के लिए, हा? अब नहीं। मोहर छपवाली धोती लेकर क्या करूं। आप मुझे मोहर छपी हुई धोती देंगे ना, ये मोहर छपाई हुई धोती देकर, मोहर छपवा वाली धोती लेकर मैं क्या करूं, कौन पहनेगा। यानी सिरचन के घर में कोई नहीं रहता, सिरचन अकेला है, मैं क्या करूं, कौन पहनेगा। ससुर खुद मरी, यानी उसकी पत्नी मरी है, बेटे बेटिया को ले गई है अपने साथ, और जाते वक्त उसका जो बेटा था, उसकी बेटी थी, वो भी मर गई है, यानी उसके साथ वो लेके गई है। अब ये ऐसे धोती लेकर मैं क्या करूं। बबुआ जी मेरे घर वाली जिंदा रहती तो मैं ऐसी दुर्दशा भोगता। यानी लेखक को उसने प्रश्न पूछा है, यदि मेरी घरवाली, यदि मेरी पत्नी जीवित होती, मेरे बेटे जीवित होते, तो मैं ये ऐसा जीवन, ऐसा खाना खा के काम करता, ऐसा जीवन मैं व्यतीत करता, ऐसी दुर्दशा में भोगता, या प्रश्न चिन्ह देखिए। यह शीतल पाटी उसी की बुनी हुई है। इस शीतल पाटी को छूकर कहता हूं, यानी लेखक को बताता है शीतल पाटी दिखाकर, यह शीतल पाटी उसी की बुनी हुई है, तिनेच बनवलेली आहे। इस शीतल पाटी को छूकर कहता हूं अब यह काम नहीं करूंगा। म्हणजे उस शीतल पाटी की उसने कसम खाई है सिरचन ने, अब मैं काम नहीं करूंगा। गांव भर में तुम्हारी हवेली की मेरी कदर होती होती थी। गांव भर में तुम्हारे हवेली की कदर होती थी, यानी सिरचन ने कहा तुम्हारे घर की कदर होती थी गांव में, अब क्या। मैं चुपचाप वापस लौट आया। आणि मग लेखक उसकी बातें सुनते हैं और चुपचाप घर वापस लौट आते। समझ गया कलाकार कलाकार के दिल में ठेस लगती है, वो नहीं आ सकता। यानी लेखक को मालूम हुआ सिरचन एक कलाकार है, कलाकार को अपमानित किया तो उसे ठेस पहुंच सकती है। अब वो सिरचन काम करने के लिए नहीं आएगा। बड़ी भाभी अधूरी चीख में रंगीन छीट का झालर लगाने लगी। यह भी बेजान नहीं दिखलाई पड़ता, क्यों मानो। यानी जो बड़ी भाभी है, जो अधूरी चीख है, उसे रंगीन छीट का झालर लगाने लगी और यह भी बेजान नहीं दिखलाई पड़ता। मानो को पूछता है ये कैसे दिखाई पड़ता है, तो मानो बोली, कुछ नहीं बोली बेचारी, किंतु मैं चुपचाप नहीं रह सका। चाचे और मंजली भाभी की नजर लग जाए इसमें भी। और लेखक के मन में एक विचार आया, यह सिरचन अधूरा काम छोड़कर गया, इसका कारण यह है चाची और मंजली भाभी की नजर लग गई शायद। मानू को ससुराल पहुंचने में ही जा रहा था, यानी लेखक अब मानू को जाने का समय आया है। लेखक उसे ससुराल पहुंचने जा रहे हैं। सब लोग रेलवे स्टेशन पर पहुंचे। स्टेशन पर सामान मिलाते समय देखा
मानू बड़े जतन से अधूरी चीख को मोड़ कर ले जा रही है अपने साथ, और मानू ने ये जो अधूरी चीख है यह अपने साथ ली है और बड़े जतन से उसे संभाल कर यह अधूरी चीख लेकर मानू जा रही है। मन ही मन सिरचन पर गुस्सा हो आया। सभी सदस्य के मन में इस सिरचन के वर्तन का, स्वभाव का गुस्सा आ गया है। चाची के ससुर में सुर मिलाकर कोसने को जी हुआ कामचोर चटोर, यानी उनके मन में विचार है, काकी ने जिस तरह उसे कोसा है उसी तरह कोसने के शब्द इन लोगों के सदस्यों के मन में वो तैयार हो रहे हैं और वे मन में आ रहे हैं। जीव हुआ उसका कामचोर चटोर कहीं का। इतने में गाड़ी आती है। गाड़ी आई, सामान चढ़ाकर मैं दरवाजा बंद कर रहा था कि प्लेटफॉर्म पर दौड़ते हुए सिरचन पर नजर पड़ी। बबुआ जी, यानी गाड़ी आ गई है। गाड़ी के डिब्बे में सब उसे बिठा दिया है मानू को, और दरवाजा बंद कर रहा था लेखक। उतने में प्लेटफॉर्म पर सिरचन दौड़ता हुआ नजर आता है और सिरचन आवाज देता है, बबुआ जी। उसने दरवाजे के पास आकर पुकारा। क्या है? मैंने खिड़की से गर्दन निकालकर झिड़की के स्वर में कहा। यानी लेखक ने खिड़की से, दरवाजा से बाहर अपना जो गर्दन है निकाली है और कहा, क्या है? सिरचन ने पीठ पर लदे हुए बोझ को उतारकर मेरी ओर देखा। उसके पीठ पर जो बोझ था वो सारा बोझ उसने नीचे उतार दिया और मेरी ओर देखा। दौड़ता आया हूँ, यानी उसने कहा, देखो मैं दौड़ता आया हूँ, दौड़ते दौड़ते मैं आया हूँ। दरवाजा तो खोलिए, दरवाजा खोलिए। मानू दीदी कहाँ है? एक बार देखो। मानू को देखना है, सिरचन ने कहा। मैंने दरवाजा खोल दिया तो सिरचन दादा, मानू इतना ही बोल सकी। मानू ने सिरचन को देखा और कहा, सिरचन दादा। खिड़की के पास खड़े होकर सिरचन ने हकलाते हुए कहा, यह मेरी ओर से है। यानी जो चीजें पीठ से बोझ था वो उतार लिया था और वो चीजें उसे देते देते सिरचन ने कहा, क्या कहा? यह मेरी ओर से आपके लिए तोहफा है। सब चीजें दे दी है दीदी, यानी जो आपको चाहिए था सब चीजें मैंने घर में जाकर बनवाई है। शीतल पाटी, चीक और एक जोड़ी आसनी कुश की। गाड़ी चल पड़ी। सब चीजें मैंने दी है। शीतल पाटी दी है, चीक दी है और एक आसनी जोड़ी दी है। और ये बताते बताते गाड़ी छूट जाती है। गाड़ी चल पड़ी। मानो मोहर छपवाली धोती का दाम निकाल कर देने लगी। अब उनके पास धोती नहीं है, लेकिन धोती की जो कीमत है, ये कीमत ये मानो से देने लगी। सिरचन ने जीभ को दांतों से काट कर दोनों हाथ जोड़े और सिरचन ने कहा, अपने दोनों दांतों के बीच अपनी जीभ दबाई और हाथ जोड़े और मानो को कहा, मुझे पैसे नहीं चाहिए। मानो फूट फूट कर रो रही थी। फूट फूट कर रोना ये मुहावरा है। फूट फूट कर रोना यानी क्या? जोर जोर से रोना। तो यहाँ यह मुहावरा होता है फुट फुट। मानो फुट फुट कर रोने लगी। ये एक वाक्य प्रकार। माँ ने डांटा तो नीरज फुट फुट कर रोने लगा और पैसे नहीं लिया। इसी कारण मानो फुट फुट कर रोने लगी। मानो फुट फुट कर रो रही थी। मैं बंडल को खोलकर देखने लगा। ऐसी कारीगरी यानी जो मानो ने पैसे दिए थे, इस पैसे को देखकर सिरचन चकित हो गया। ऐसी कारीगरी, ऐसी बारीकी, रंगीन सुतलियों के फंदों का ऐसा काम पहली बार देख रहा था। और यहाँ ये पाठ समाप्त होता है। ये रेणु जी की जो कहानियां है, यानी फणीश्वर नाथ की संपूर्ण कहानियां से यह ठेस कहानियां, यह अंचली कहानी लिखी है, ले ली है आपकी पढ़ाई के लिए। तो यहाँ आपको पाठ के नीचे जो कोई स्वाध्याय दिए हैं, ये स्वाध्याय आपको पूरे करने हैं। अभिव्यक्ति के साथ आपको प्रश्न पूरे करने हैं। और एक प्रश्न मैं आपको बताता हूँ, बहू के मायके की आलोचना करना उचित नहीं है, इस विषय पर आपको अपने विचार प्रकट करने हैं। यहाँ जो कोई स्वाध्याय दिए है, सारे स्वाध्याय आपको पूरे करने हैं। भाषा बिंदु के साथ भी यह पूरा करना है। और एक उपयोजित लेखन भी वहां दिया है पुस्तक प्रदर्शनी में 1 घंटा। ये इस पर भी आपको निबंध लिखना है। ये सारे स्वाध्याय आपको पूरे करने हैं। बच्चों, यहाँ ये ठेस पाठ समाप्त होता है। यह वीडियो
आपको कैसे लगा, इसके लिए मुझे जरूर सब्सक्राइब करना है, इस वीडियो को लाइक करना है और अपने मित्रों के साथ उसे शेयर भी करना है। सब्सक्राइब इसलिए करना है कि मैं अगला कोई वीडियो बनाएगा वो तुरंत आपके पास पहुंच जाएगा। धन्यवाद।